गुड मॉर्निंग क्लास 12। लास्ट टाइम जो भारत चीन संबंध हम लोगों ने पढ़ा था, शायद उसमें वीडियो में कुछ बीच में टेक्निकल फॉल्ट थी, इसलिए आज हम फिर से संक्षेप में जो भारत चीन संबंधों के प्रमुख बिंदु हैं, ये वो विवाद के और सहयोग के, उसे फिर से पढ़ लेते हैं। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था कि दोनों ही देश, भारत और चीन, वो पुराने समय में जो हिमालय की नेचुरल पर्वत श्रृंखला से एक भौगोलिक अवरोध मतलब ज़मीन के आने जाने की बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं था। उस भौगोलिक अवरोध के कारण बहुत ज़्यादा संपर्क भारत और चीन में पुराने समय में नहीं रहा, लेकिन वर्तमान समय में जैसे जैसे संचार के संपर्क के साधन बढ़ गए, हवाई मार्ग से, समुद्र मार्ग से और पहाड़ तक पे रोड बन गई, तो उस अब संपर्क जो है वो इन पड़ोसी देशों में काफ़ी अधिक बढ़ गया। और संपर्क बढ़ने के साथ ही जो दो बड़े देश एशिया के हैं भारत और चीन, उनमें जो है जो उनकी महत्वाकांक्षाओं का, उनकी प्रतिस्पर्धाओं का टकराव है, वो भी सामने आने लगा, जिसने कई तरीके के विवादों को जन्म दिया। ठीक है, इसमें ये चीज़ जानने की है कि दोनों ही देश जो है विश्व में अपने अपने देशों की बड़ी भूमिका के लिए महत्वाकांक्षी हैं, चाहते हैं। चीन और भारत दोनों ही चाहते हैं कि विश्व में हमारे देश की भूमिका महत्वपूर्ण हो। ये पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और स्वतंत्र भारत ने नॉन अलाइनमेंट गुटनिरपेक्षता की नीति अपना ली। चीन जो है वो 1949 में वहाँ पे साम्यवादी क्रांति हुई माओ से तुंग के नेतृत्व में, और चीन जो है वो साम्यवादी खेमे में शामिल हो गया। तो इस प्रकार शासन व्यवस्थाओं का भी टकराव भारत और चीन के बीच में आरंभ से ही हो गया। ठीक है, और आप ये भी पढ़ चुके हैं कि भारत और चीन की नीतियों में यद्यपि दोनों ही प्रतिस्पर्धी हैं, दोनों ही एशिया में और विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए आकांक्षी हैं, लेकिन भारत ने हमेशा सहयोग की और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाया, और जबकि चीन की नीति विस्तारवाद की रही। चीन की नीति हमेशा से अपने प्रभाव को हर प्रकार से फैलाने की रही है, और इसलिए भारत ने शुरू से ही, जैसा आप पढ़ चुके हैं, भारत ने चीन से टकराव रोकने के लिए, उससे विवादों को ना बढ़ने देने के लिए भारत ने कई ऐसी नीतियां शुरू में अपनाई जिसे सहयोगात्मक नीति कहेंगे, चीन के प्रति फ्रेंडली रिलेशन के लिए। जैसे चीन की जो साम्यवादी क्रांति हुई, तो विश्व में कई देशों ने, जैसे अमेरिका, पश्चिमी गुट, इन लोगों ने तुरंत ही चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता नहीं दी, रिकॉग्नाइज नहीं किया, जबकि भारत ने तुरंत ही चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता दी। उसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का समर्थन भी किया। इसके अलावा जो भारत और चीन में संपर्क बढ़ाने के काफ़ी प्रयास हुए। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया। और लास्ट है पंचशील समझौता भी इंडिया चाइना के बीच में किया गया, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पर आधारित था। इसका क्या तात्पर्य था कि दोनों ही देश एक दूसरे की सीमाओं, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की सम्मान करेंगे, एक दूसरे के सीमाओं में हस्तक्षेप, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो पंचशील समझौता ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित था। तो इस प्रकार आप देखिए कि भारत की शुरू से ही जो नीति है वो चीन के प्रति सहयोग की थी, और इसके पीछे रेशनल तर्क था, वो ये था कि भारत का चीन से टकराव टाला जा सके,
दोनों ही देश जो है वो अपना विकास करना चाहते हैं, तो युद्ध और अन्य टकरावों को रोका जाए। लेकिन दुर्भाग्य से चीन की जो विस्तारवादी नीति थी उसके कारण ये जो टकराव है वो रोका नहीं जा सका। शुरू से ही चीन का जो रुख भारत के प्रति, और भारत ही नहीं विश्व के जो अन्य देश हैं, जो उसके अन्य पड़ोसी देश हैं, चाहे वो जापान हो, कोरिया, हर जगह उसकी जो नीति है वो दूसरे देशों पर अपना प्रभुत्व जमाए रखने की है, और लगातार एक एग्रेसिव नीति उसने अपनाई है, जिसके कारण उसका पड़ोसी देशों से संबंध खराब हुए हैं और विवाद बढ़े हैं। अगर भारत चीन संबंध में आप जो लिखेंगे तो जो विवादों के प्रमुख बिंदु हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला जो भारत चीन के बीच विवाद का पहला जो प्रमुख कारण है वो है सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है, बाउंड्री लाइन डिस्प्यूट, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विवाद है। और इसका कारण ये है कि औपनिवेशिक काल में जो सीमा रेखा भारत और चीन के बीच खींची गई, मानी गई कि हाँ ये लाइन इधर, इस लाइन के इस तरफ भारत और उस तरफ चीन है, उस सीमा रेखा को यदि भारत मानता है लेकिन चीन उस रेखा को मानने से इनकार करता है। उस रेखा को कहा जाता है मैकमोहन लाइन। ये 1914 में इसे निर्धारित किया गया था। तो मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है जो उनकी सीमाओं को निर्धारित करती है। चीन इस सीमा रेखा को मानने से इनकार करता है और इसी के कारण सीमा विवाद उत्पन्न होता है। तो चीन क्या कहता है कि चीन जो भारत के कई हिस्से हैं, जैसे उत्तर पूर्व जिसे नेफा NEFA नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया जो था जिसे अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है वो, और लद्दाख के कई हिस्से ऐसे हैं, लद्दाख का जो अक्साई चीन का एरिया है, इन हिस्सों के इसके कई एरिया जो हैं, कई क्षेत्रफल जो है उसे चीन अपने देश में मानता है, अपने देश का हिस्सा मानता है और अपने नक्शे में उसे दिखाता है। तो ये सीमा विवाद है। और यहाँ पे एक शब्द और आप लोगों को अक्सर सुनने को मिलता है, वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब है जब चीन ने जो लद्दाख का हिस्सा है उसमें एक एरिया आता है अक्साई चीन। अक्साई चीन 1962 में चीन ने भारत पे आक्रमण जब किया और युद्ध के बाद जब युद्ध विराम हुआ है, तो जितने हिस्से पे चीन का कब्जा है और जितने हिस्से पे भारत का कब्जा है उस लाइन को जो निर्धारित करता है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, LAC या वास्तविक नियंत्रण रेखा। ठीक है। तो अभी जो आप अभी न्यूज़ में अगर फिर से सुने होंगे, लगातार न्यूज़ में आ रहा है गलवान घाटी। तो ये गलवान घाटी क्या है? यही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का चीन ने फिर से उल्लंघन किया और भारत के हिस्से का जो नियंत्रण वाला लद्दाख का एरिया है उस पर फिर से चीन ने अभी हाल ही में फिर से हमला किया। तो इस कारण जो है सीमा विवाद जो भारत और चीन के बीच में है वो आप कह सकते हैं कि अभी भी चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण अभी भी जिंदा है और चीन उसे अभी भी ख़त्म करने को तैयार नहीं है। यदा कदा भारत पे प्रेशर बनाने के लिए जो है चीन इस मामले को हमेशा उठाता रहा। दो चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा, एक है मैकमोहन लाइन और एक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैकमोहन लाइन 1914 में निर्धारित हुई। ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है। LAC या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख में अक्साई चीन के में वो लाइन है जो चीन अधिकृत और भारत अधिकृत एरिया को डिमार्केट करती है, उसे निर्धारित करती है। ठीक है। तो पहला विवाद जो भारत चीन का है वो है सीमा विवाद। दूसरा इसी से संबंधित है तिब्बत का विवाद। तिब्बत भारत चीन के बीच बहुत पुराने समय से एक बफर स्टेट के रूप में रहा।
उस जब साम्यवादी क्रांति के पश्चात चीन ने तिब्बत पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया और तिब्बत पर बलपूर्वक अधिकार करके जो है वो जो बफर स्टेट था उसे ख़त्म कर दिया और चीन की सीमा जो है वो भारत की सीमा से आके लग गई। बफर स्टेट कहते हैं जैसे दो बड़े देश हैं उनके बीच का जो हिस्सा है, ये जैसे आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा है, ये यहाँ पर जो तिब्बत का हिस्सा था तो चीन ने ये आप देखिए तो ये भारत है और ये चीन है, बीच में भारत और चीन, ये जो ये कश्मीर, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और ये जो एरिया था ये नेपाल जिसे आजकल अरुणाचल प्रदेश कहते हैं ये था और ये भारत और चीन की लगी हुई बाउंड्री सीमा रेखा है। तो यहाँ पर ही ये जो यहाँ का एरिया है ये तिब्बत का एरिया है, ये भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट का बफर जोन का मतलब कि दो बड़े देशों की सीमाएं आपस में नहीं लगती थी, उनके बीच में एक छोटा सा राज्य था जो उन दोनों के बीच कड़ी का कार्य करता था। चीन ने तिब्बत पर ज़बरदस्ती उस पर अपना आधिपत्य कर लिया और इसके बाद जो है तिब्बत और भारत के बीच जो संधि के द्वारा जो सीमा रेखा तय हुई थी, अब चीन उसे मानने से इनकार करता है। इसके अलावा जो तिब्बत के यहाँ के जो धर्मगुरु थे जिन्हें दलाई लामा कहते हैं, वो भाग के भारत आ गए, उन्होंने भारत में पॉलिटिकल असाइलम या राजनीतिक शरण ले ली और भारत ने उन्हें ये शरण प्रदान कर दी। इसके कारण जो है चीन भारत से कुपित हो गया कि आपने हमारे यहाँ से जो भागे हुए हैं उन राजनीतिक शरणार्थियों ने क्यों शरण दी। इसके कारण भी भारत और चीन में विवाद है। इसके बाद जो अगला विवाद का बिंदु है वो है पाकिस्तान का एंगल। भारत पाकिस्तान की शत्रुता पुराने समय से ही है, जब से पाकिस्तान बना ही है वो लगातार भारत से युद्धरत संघर्षरत रहा है। चीन ने पाकिस्तान को परमाणु अस्त्र और बाकी अन्य तरीके से सहायता करके पाकिस्तान को हमेशा भारत से लड़ने संघर्ष करने के लिए उकसाता रहा है, इसलिए भी ये भारत और चीन के बीच ये विवाद का बिंदु है। जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा एनपीटी के द्वारा ये प्रतिबंधित है कि कोई भी परमाणु शस्त्र संपन्न देश जो है वो दूसरे देश को परमाणु अस्त्र विकसित करने में सहायता नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करते हुए चीन ने पाकिस्तान को परमाणु अस्त्र विकसित करने में लगातार सहायता की है, जो विवाद का बिंदु है। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो भी चीन की विस्तारवादी नीति के एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच के कारण ही पनपी है। वो क्या है कि चीन भारत के जितने समस्त उसके जितने पड़ोसी देश हैं, भारत के इर्द गिर्द जितने देश हैं वो चीन सबको अपने प्रभाव में इन्फ्लुएंस में ले रहा है, सैनिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरीके से। इन जो देश हैं यहाँ पे उनका नाम भी लिखा है, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इन जितने इर्द गिर्द जितने देश हैं उन सबको चीन अपने उन पे अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है, जो भारत के लिए बहुत अच्छा, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स का नाम भी दे दिया गया। स्ट्रिंग ऑफ पल्स मतलब भारत के चारों तरफ चीन एक घेरा बनाता चला जा रहा है उसके पड़ोसी देशों के माध्यम से। इसी मैप को अगर हम लोग फिर से देखें तो ये भारत है, चीन, और भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? ये पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ये श्रीलंका, यहाँ मालदीव। तो चीन की क्या स्ट्रेटजी फ़िलहाल जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स है वो क्या है कि ये पाकिस्तान का पोर्ट, श्रीलंका का पोर्ट, म्यांमार का पोर्ट, बांग्लादेश का पोर्ट या नेपाल में जो वहाँ की सरकार और शासन व्यवस्था है, तो ये ऐसे एक पोर्ट का मतलब बंदरगाह,
ये पूरा चारों तरफ से जो है इन पड़ोसी देश, जितने पड़ोसी देश हैं, इन सब में अपना एक एक पोर्ट जो है विकास के नाम पे इन जगहों पे पोर्ट बना रहा है, बंदरगाह बना रहा है। और उन बंदरगाह को बनाने में फिर एक शर्त है कि कभी यदि ज़रूरत पड़ी तो ऐसे तो इन बंदरगाहों का उपयोग व्यापार के लिए करना है, लेकिन यदि कभी ज़रूरत पड़ी तो चीन जो है इनका प्रयोग सेना के उपयोग के लिए भी कर सकता है। और यदि इसका उपयोग सेना के लिए चीन करता है तो आप देखिए कि भारत को, ये भारत है, भारत को चारों तरफ से घेरने की चीन की तैयारी है। इसी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। यहाँ पे ये यहाँ पर पोर्ट के नाम दिए हैं। पोर्ट मतलब बंदरगाह। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, म्यांमार में सितुवे और बांग्लादेश में चित्तोगांग पोर्ट। तो ये ऐसे बंदरगाह हैं जो चीन ने शुरू में विकसित किए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे इन देशों को काफ़ी निवेश किया और लोन के कर्ज के नाम पे। और जब ये कर्ज वापस नहीं कर पाए ये देश, तो उसने इन्हीं पोर्ट्स को लीज़ पे ले लिया एक लंबे समय के लिए, जैसे 99 साल के लिए, कि इस पोर्ट का यूज़ अब चीन करेगा और चीन वहाँ ज़रूरत पड़ने पर अपनी सेना तक ला सकता है। तो इस तरीके से और इन सब का जो चीन के लिए यूज़ है वो क्या है? एक तो व्यापारिक यूज़ है और दूसरा युद्ध की स्थिति में चीन भारत को चारों तरफ से घेरने में सक्षम हो पाएगा। तो ये भी भारत चीन के बीच विवाद का बिंदु है। और जो वर्तमान समय में जो ज़्यादा एक और कंसर्न है, क्योंकि आप जान रहे हैं वर्तमान विश्व विश्व है, अर्थव्यवस्था प्रधान विश्व है। अर्थव्यवस्था और बाज़ार के चलते ही विश्व के जितने देश हैं उन सब ने चीन से अपने संबंध सुधारे। अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, सभी ने अपने सीमा विवाद और अन्य विवाद बुनाकर चीन से अपने आर्थिक संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। और इसका कारण है चीन का बड़ा बाज़ार और उद्योग। भारत ने भी चीन से व्यापार और व्यापारिक संबंध बनाए। लेकिन जो भारत का कंसर्न है या भारत के लिए जो सोचने की बात है वो ये है कि चीन के साथ व्यापार में जो व्यापार का घाटा है वो भारत के लिए ज़्यादा है। यहाँ 16 और 70 का अनुपात है। 16 और 70 का अनुपात क्या मतलब? अब इससे ज़्यादा ही होगा। मतलब अगर जो भारत चीन में जो चीज़ें आयात करता है यदि वो 16% है, तो भारत जो चीज़ें चीन से भारत चीन को 16% माल निर्यात करता है, तो भारत से चीन से 70% चीज़ें भारत में मंगाता है। तो देखिए कहाँ 16, तो जो व्यापार का घाटा है मतलब आयात निर्यात में इतना बड़ा अंतर है। तो और भारत को व्यापार के पक्ष में काफ़ी हानि उठानी पड़ रही है। इसका कारण है भारत ने तो चीन के लिए अपना बाज़ार खोला, लेकिन चीन ने जो है भारत के लिए अभी अपना बाज़ार उतना अधिक नहीं खोला है। इसके अलावा आसियान के माध्यम से भी चीन अपना माल जो है वो भारत में डंप करता रहा है। डंप करने का मतलब भर दे रहा है और सस्ते दाम पे आसियान के माध्यम से आने पर वो माल सस्ता भी हो जाता है। जैसे आप लोग सभी परिचित होंगे, जब आप खिलौने खरीदने जाते हैं या दिवाली होली में रंग पिचकारी खरीदते हैं, झालर खरीदते हैं, तो सबसे सस्ती कौन सी मिलती है? वो सब जो है चीन का मैन्युफैक्चर्ड सामान होता है। तो इस प्रकार ये जो ट्रेड डंपिंग है उसका नुकसान भारत को क्या होगा कि जो भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है, भारत के उद्योग जो माल बनाएंगे वो भारत में ही नहीं बिकेगा। मतलब भारत के माल के लिए भारत का ही बाज़ार अवेलेबल नहीं है। भारत के बाज़ार में चीन का सामान भरा पड़ा है। तो इससे क्या होगा कि भारत के उद्योग धीरे धीरे 2 साल 3 साल 4 साल में व्यापार घाटे के कारण बंद हो जाएंगे और भारत में मैन्युफैक्चरिंग बंद हो सकती है और पूरी तरीके से भारत का बाज़ार वो चीन पर निर्भर हो जाएगा। इसी के चलते अभी जो आपने पिछली बार पढ़ा था कि आरसेप जो एक कम्प्रहेंसिव रीजनल ट्रेड पैक्ट था, भारत ने उससे
इनकार कर दिया। इसके अलावा जो भारत को परमाणु शस्त्रों को एक बहुत बड़ा ये कहा जाता है पॉइंट कि भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया 1998 में और 1974 में, तो भारत ने और जो भारत ने CTBT, NPT इन सब पे साइन करने से इनकार किया, तो उसके पीछे भारत ने यही तर्क दिया कि हमारा पड़ोसी देश जो है वो चीन है, चीन की नीति विस्तारवादी है और चीन से हमारा युद्ध भी हो चुका है, और उससे बड़ी बात चीन भी परमाणु क्षमता से लैस देश है, तो इसलिए भारत को भी परमाणु शस्त्रों को विकसित करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार स्पष्ट रूप से खुले तौर पे भारत अपने परमाणु शस्त्रों को चीन के परिप्रेक्ष्य में सही बताता रहा है कि चीन से युद्ध के संदर्भ में यदि कभी युद्ध की नौबत आती है तो भारत को भी परमाणु शस्त्रों की आवश्यकता है। तो एक तरह से घोषित रूप से ये चीज़ बताना है कि भाई हम ये हथियार इसलिए रखे हैं कि हमें कभी उनसे लड़ना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये भी एक विवाद का बिंदु है। अभी हाल ही में डोकलाम विवाद, ये 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था। ये आप लोग बहुविकल्पी अति लघु के लिए याद कर लीजिए। डोकलाम भारत, चीन और भूटान के बीच का एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन मतलब ऐसी जगह जहाँ भारत, चीन और भूटान तीनों की सीमाएं मिलती हैं। वहाँ पर एक पुराना ही समझौता है कि वहाँ पर कोई भी देश अपना एकाधिकार नहीं करेगा, लेकिन 2017 में डोकलाम में चीन ने अपना एक सड़क रोड बनाना शुरू कर दिया जो भूटान के क्षेत्र में आता था। और भारत और भूटान की मैत्री संधि के अनुसार यदि कोई देश भूटान पर अतिक्रमण करेगा उसकी सीमा पर, तो भारत जो है उसका प्रतिरोध करेगा, और इसी के चलते भारत जो है वो डोकलाम में चीन से भिड़ गया। तो ये था डोकलाम विवाद 2017 का। और जो लास्ट है मगर उतना ही महत्वपूर्ण, वो है जो वन बेल्ट वन रोड या वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी जो चीन की है, वो भी भारत ने उस पर अभी अपनी मान्यता नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? क्योंकि जो वन रोड वन बेल्ट या वन बेल्ट वन रोड जो भी कहिए, उसमें जो चीन का ये महत्वाकांक्षी परियोजना है, उसमें चीन जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर, भारत जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जिस पे पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रखा है लेकिन वो भारत का हिस्सा है, उस पे चीन जो है वो बिना भारत की अनुमति के रोड डेवलप कर रहा है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, और इसी नाते भारत उसको अभी मान्यता नहीं दे रहा है। इसे अपनी संप्रभुता में, क्षेत्रीय अखंडता में हस्तक्षेप मानता रहा है। तो इस प्रकार ये इतने सारे बिंदु जो हैं वो भारत चीन के बीच विवाद के बिंदु हैं। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण भी किया था जिसमें भारत की सैनिक पराजय हुई। उसके बाद कूटनीतिक रिश्ते भारत और चीन के लगभग एकदम समाप्त हो गए थे 1976 में, और उसके बाद 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो 1988 ये वो समय है जब चीन ने ओपन डोर पॉलिसी या खुले द्वार की नीति अपना ली थी, और चीन का भी रुख जो है वो सैद्धांतिक कम और व्यवहारिक ज़्यादा हो गया। चीन भी बाहर के देशों से ज़्यादा जुड़ने का इच्छुक हो गया था। तो इसलिए जो है चीन ने भी सीमा विवाद और अन्य विवादों को परे करते हुए, अलग करते हुए भारत से संबंध अच्छे बनाने शुरू किए। तो भारत और चीन में जो सहयोग के बिंदु हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो मुख्य रूप से जो व्यापार का बिंदु है, आर्थिक विकास का बिंदु है, जैसे पर्यावरण है या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों का बात रखने का जो है, इन सब में भारत चीन एक पक्ष में आते हैं। कि जैसे कि चीन और भारत दोनों पर ये दबाव है कि वो अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी करे। तो इसमें चीन और भारत का एक ही रुख है कि जो विकसित देश हैं, अमेरिका, रूस, जिनका डेवलपमेंट हो चुका है इंडस्ट्रियल, वो ज़्यादा कटौती करें, और भारत चीन अभी विकासशील है तो वो अभी कार्बन उत्सर्जन में उतनी कमी
नहीं करेंगे। इसके अलावा हम जो अंतर्राष्ट्रीय और औद्योगिक मंच है, संगठन है, उसमें भी चीन और भारत चूँकि दोनों ही डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, तो उनका रुख एक जैसा रहता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो कई सारे संगठन हैं, जैसे आसियान +6 में आपने देखा कि भारत और चीन एक साथ हैं। इसी तरीके से शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भारत चीन एक साथ है। तो ऐसे कई G20 में एक साथ हैं। तो ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं जिसमें कि भारत और चीन दोनों ही सदस्य हैं। तो इस प्रकार निष्कर्ष में आप ये लिख सकते हैं कि जो दोनों देशों की महत्वाकांक्षाएं हैं, प्रतिस्पर्धा है, और इसके अलावा चीन की जो अतिरिक्त विस्तारवादी नीति है, उसके कारण, उसके चलते भारत और चीन में विवाद रियल है, वास्तविक है। लेकिन जो वर्तमान समय में जो जोर है, जो प्रयास है, वो ये है कि इन विवादों को नज़रअंदाज करते हुए जहाँ तक संभव हो दोनों देशों में व्यापारिक, सांस्कृतिक व अन्य संबंध मजबूत किए जाएं। ठीक है बच्चों, ये हो गया भारत चीन संबंध। चीन इसमें अलग से आपको कुछ अभी लिख के भी देंगे, जैसे मैकमोहन लाइन आपको जानना है, डोकलाम विवाद क्या है, वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी क्या है, ये थोड़ा सा अभी इस पे मैटर लिखेंगे, लिख के भेजेंगे आपको को। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।